लंदन कलम में आप सबका हार्दिक स्वागत है। ये कलम की जो श्रृंखला है, ये प्रभा खेतान फाउंडेशन, जो कोलकाता इंडिया में एक एनजीओ बेस्ड ऑर्गेनाइजेशन है, जिसने 2015 से ये कलम की श्रृंखला शुरू की भारतवर्ष में। आज ये कोई 25-30 शहरों में और विश्व के कई देशों में आयोजित होती आ रही हैं, जिनमें हम किसी एक लेखक से रूबरू होते हैं, उनसे बातचीत करते हैं। और लंदन कलम लंदन की शुरुआत हुई थी तकरीबन 3 साल पहले प्रभा खेतान फाउंडेशन द्वारा, ब्रिटिश काउंसिल के सहयोग से और वाणी प्रकाशन के सहयोग से, यूके हिंदी समिति और वातायन द्वारा यहाँ लंदन में। लेकिन हम लोग इस वर्ष कोरोना काल के युग में इसे वर्चुअल स्वरूप में ही कलम का आयोजन करते आ रहे हैं, जिसमें आज हमारे बीच उपस्थित हैं अंकिता जैन जी। अंकिता जी वैसे तो टेक्नोक्रेट हैं, आपने आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस में रिसर्च की है, लेकिन साथ ही लेखन की दुनिया में, लेखन की जगत में आपका एक बहुत बड़ा नाम है। और पिछले 5 वर्षों से अंकिता जी जो हैं वो वैदिक वाटिका में बतौर डायरेक्टर कार्यरत हैं। आप आदिवासी किसानों के बीच रहकर वहाँ पर कार्य कर रही हैं और कई प्रतियोगिताओं में आपको अवार्ड मिले हैं, विभूषित हुई हैं। आपकी कहानियाँ रेडियो के माध्यम से एयर हुई हैं और आपने बहुत ख्याति प्राप्त की है। तो अंकिता जी के डायरी के पन्ने, उनकी रचना प्रक्रिया, उनके लेखन को आज हम बहुत करीब से जानेंगे और उनसे बातचीत करेंगे। हमारी इंग्लैंड की लेखिका कवित्री तिथि दानी जी, जो यहाँ रेडिंग में रहती हैं। और तिथि दानी जी से हम लोग सब परिचित हैं ही, चाहे वो अंग्रेजी साहित्य हो या हिंदी साहित्य हो, दोनों में अपनी पूरी योग्यता और निपुणता रखती हैं तिथि दानी जी। मैं पूरी शुभकामनाओं के साथ अब यह मंच सौंपता हूँ तिथि जी और अंकिता जी को। स्वागत है आप दोनों का। धन्यवाद पद्मेश जी। धन्यवाद आप सभी का मुझे ये सुअवसर देने के लिए कि मैं अंकिता जी जैसी सुप्रसिद्ध लेखिका से आज संवाद स्थापित कर सकूं। तो अभी जो आपका बहुत बहुत स्वागत करती हूँ अंकिता मैं इस मंच पर। और जो सबसे पहला सवाल मेरे जहन में आता है वो ये, और जो मुझे लगता है अपरिहार्य प्रश्न है कि तकनीकी शैक्षिक पृष्ठभूमि होने के बावजूद आपने किन परिस्थितियों में लेखन की शुरुआत की, और यदि इसके लिए कुछ प्रेरक घटनाएं भी जिम्मेदार हैं तो उनके बारे में भी हमें बताइए। मेरा लिखना शुरू हुआ मतलब जिसे प्रॉपर लिखना कह सकते हैं वो 2010 में शुरू हुआ। उस टाइम पे मैं सीडेट पुणे में काम कर रही थी, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस की लैब में उनकी, और बतौर रिसर्च एसोसिएट में वहाँ काम कर रही थी। और उस टाइम पे जो था एक नया शहर था मेरे लिए, और जिंदगी का वो पड़ाव पूरा हो चुका था जो हमें पढ़ाई वाला जो हमारा दौर होता है, नौकरी वाले दौर में आ गए थे हम। और मतलब एक फ्रीनेस फील होती है ना कि हाँ भाई ठीक है, अब पढ़ना लिखना पूरा हो गया जिंदगी में, अब जो करना है आगे वो कमाना खाना या घर परिवार वालों के लिए शादी ब्याह जो कुछ भी है। तो एक दौर जिंदगी का पूरा हो गया था। जिंदगी के 22-23 साल पूरे हो गए थे। और उस टाइम पे सोशल मीडिया में फेसबुक ने बहुत ज्यादा पकड़ना शुरू किया था, वो हाइप ले रहा था फेसबुक। तो मैंने कुछ चीजें अपनी वॉल पे पोस्ट करना शुरू की, और मेरे दोस्तों ने कहा कि यार तुम अपना पेज क्यों नहीं बनाती हो, फेसबुक ने ये फैसिलिटी दी है तो तुम पेज बनाओ। और मैंने पेज बनाया, और पेज बनाने के बाद विद इन एन ईयर एंड हाफ मेरे 8,000 फॉलोअर्स वहां हुए। तो वो उस टाइम पे जब ये पेड नहीं था, क्योंकि फेसबुक में अब पेड सिस्टम हो गया, उस टाइम पे जब पेड नहीं था और जेन्युइन फॉलोअर्स थे, तो वो अपने आप में मोटिवेटेड करने वाली चीज थी कि ठीक है, लोग आपको पढ़ रहे हैं, आपको पसंद किया जा रहा है। और उससे पहले के जीवन में अगर मैं खुद को लेखन से जोड़ूं तो मैं ये कह सकती हूँ कि ये पैतृक या मातृक गुण दोनों ही मुझे मिले हैं। मेरे पिताजी जो हैं वो शौकिया लिखते रहे हैं, भजन वगैरह। बचपन में हम लोगों के लिए वो व्यंग्य गीत लिखा करते थे जो हम स्कूल कॉलेज में मंच पर प्रस्तुत करते थे। मेरी माँ जो है वो वाद विवाद प्रतियोगिता में काफी चैंपियन रही हैं, तो वो हमें लिखना सिखाती थी, बोलना सिखाती थी। और सांस्कृतिक कार्यक्रमों में कहानी प्रतियोगिता, इन सब में भाग लेती रही हूँ।
खुद की डायरी लिखना, तो ये सारी चीजें थी, लेकिन ये बहुत लिमिटेड था पहले। मतलब साल 2 साल में एक बार कुछ कर लिया तो कर लिया, कुछ कह दिया तो कह दिया। ये नहीं सोचा था कभी भी कि इस तरफ, इस दिशा में मैं अपना करियर बनाऊंगी, क्योंकि मेरी रुचि विज्ञान में थी और मैं उस तरफ गई भी उतने आगे तक। लेकिन जब वहां थी और लोगों ने पसंद करना शुरू किया तो सोचा कि चलो लिखना शुरू करते हैं, और तब मैंने कुछ डिजिटल प्लेटफॉर्म्स वगैरह पे लिखना शुरू किया। फिर उसके बाद मैं भोपाल आ गई और वहां मैंने कॉलेज में पढ़ाना शुरू किया, इंजीनियरिंग कॉलेज में एज असिस्टेंट प्रोफेसर, पुणे वाली जॉब छोड़ने के बाद। तो वहाँ 6-7 महीने मैंने पढ़ाया, और मेरा नेचर जो है वो बंधने वाला नहीं है। मतलब मैं नौकरी नहीं कर सकती, कि मैं बंधन में रह के काम नहीं कर सकती। और वहाँ कॉलेज में ये था कि मैं नोट्स से नहीं पढ़ाती थी, और वहाँ का सिस्टम था कि आपको प्रॉपर नोट्स तैयार करने हैं। इंजीनियरिंग कॉलेज के बच्चों को नोट्स से कैसे पढ़ाओगे आप? वो कोई छोटे बच्चे तो है नहीं कि भाई उनको होमवर्क दे दो, आप होमवर्क करके ला रहे हो। सही बात। मैंने काफी अच्छा रिजल्ट भी दिया उन लोगों को जो सब्जेक्ट्स में पढ़ाती थी, लेकिन जो डायरेक्टर प्रिंसिपल थे उनका फोर्स था कि नहीं, आपको नोट्स बना के सबमिट करने ही पड़ेंगे, और ये और वो, फिर इंटरनल पॉलिटिक्स और जो कुछ भी था। तो मैं बहुत घबराने लगी थी कि नहीं, ये मेरे बस की है नहीं नौकरी करना। मतलब पढ़ाई कंप्लीट होने के बाद 1.5 साल, 2.25 साल हो गए थे, और उन 2.25 साल में मैं नौकरी से बहुत ज्यादा घबराने लगी थी कि ये तो मेरे बस की नहीं है। और जिस फील्ड में मैं थी वहां फ्रीलांसिंग का काम मैं ढंग से कर नहीं सकती थी, उतना कमा नहीं सकती थी। तो लिखने का काम उस टाइम पे शुरू हो चुका था, कुछ एक जगह से मुझे अपॉर्चुनिटी मिलने लगी थी। जब कॉलेज में पढ़ा रही थी उसी दौरान मुझे एक फिल्म के लिए 5 लिरिक्स लिखने का ऑफर मिला था। तो वो भी सोशल मीडिया के थ्रू ही मिला था, जो एक ग्रुप है राइटर्स एंड आर्ट डायरेक्टर्स का, उसमें मैं अपनी कुछ पोस्ट कर देती थी। तो वहाँ जो डायरेक्टर थे उनको पसंद आया, उन्होंने कहा कि हम ऐसा कोई ढूंढ रहे हैं जो नया हो, जो हमारे लिए कोई नया हो जो लिख सके। तो मैंने अपना काम उनको भेजा, उनको पसंद आया। वो मेरा पहला पेड वर्क था, और वो भी उस टाइम पे भी डिजिटली था। मतलब मैं मुंबई नहीं गई थी, मुझे भोपाल में रहते रहते ही काम मिल गया था। और मतलब जो लेखन है आपका, उसकी शुरुआत गीतों से हुई? हाँ, मेरे लेखन की शुरुआत कविताओं और गीतों से हुई। और उस टाइम पे जब वो सॉन्ग्स बने, तैयार हुए, तो उनको जब वो कंपोज हो गए पूरी तरह से, तो मैं उनको सुनने मुंबई गई। उनमें से एक सॉन्ग जो है वो हे मुंबई आई लव यू मुंबई करके है, और वो इंडिया का सबसे बड़ा फ्लैश मॉब बना, लिम्का बुक ऑफ रिकॉर्ड में सेलेक्ट भी हुआ। तो ये सारी चीजें धीरे धीरे मोटिवेट करती गई कि हाँ ठीक है, लेखन जगत में अपन कुछ कर सकते हैं। तमाके उस गीत के कुछ बोल या 1-2 लाइनें अगर आपको याद हो तो हमसे वो शेयर गीत असल में इसलिए लिखा गया था कि वो जो फिल्म थी वो मुंबई बेस्ड फिल्म थी, और उस फिल्म में मुंबई में उस टाइम पे जो आतंकवादी हमला हुआ था, तो लोग काफी डर गए थे, काफी घबराए हुए थे। उन लोगों को वापस से मोटिवेट करने के लिए कि नहीं, आपका शहर अच्छा है, आप बाहर निकल सकते हैं, आप खुलकर घूम सकते हैं, फ्री हो सकते हैं। तो उस गीत को जो लिखा गया था उसके बोल कुछ इस तरह थे: सुबह उठे भागे घर से, कुछ नया जोश, कुछ नया सुकून। इस तरह से मुंबई लोकल के ऊपर कुछ लाइनें लिखी हुई थी उसमें। तो पूरा ओवरऑल जो गीत था वो मुंबई के ही ऊपर था, उस शहर के ऊपर था, उस शहर के लोगों के ऊपर था। और उसकी शूट जो हुई थी उसमें भी काफी मुश्किलें आई थी, क्योंकि लोगों की भीड़ जमा होनी उस टाइम पे बंद कर दी थी गवर्नमेंट ने। काफी गवर्नमेंट सपोर्ट लगा था, 40,000 के करीब लोगों ने उस पर डांस किया था। तो काफी पॉपुलर हुआ था उस टाइम पे वो। तो ये सारी वो चीजें थी जब लग रहा था कि हाँ ठीक है, मतलब लिख के कुछ कर सकते हैं, कुछ इस फील्ड में भी कुछ किया जा सकता है अगर अपनी नौकरी छोड़ दी जाए तो। तो अंकिता जी, जब मैं आपके लेखन से थोड़ा परिचित होने की कोशिश कर रही थी तो आपकी एक कहानी पढ़ी, नीरू, है ना? उसकी कुछ पंक्तियां मैं यहाँ उद्धृत करूंगी। जी जी। उसके लिए हर बात में एक हास्य था, वह चाहे अपने शरीर पर मिले जख्मों की कहानी सुनाए या फिर मन पर मिले जख्मों की। ना उसकी आंखें नम होती थी, ना ही चेहरे पर मायूसी आती थी।
तो जिस तरह के विरोधाभासी भाव इन पंक्तियों में आते हैं, उन्हें अभिव्यक्त करने के लिए एक सूक्ष्म अवलोकनात्मक दृष्टि की आवश्यकता होती है। यह दृष्टि आपको आनुवांशिक तौर पर मिली या फिर समय के साथ आप में विकसित हुई है? समय के साथ कह सकते हैं। मेरा जन्म और जहाँ जिस इलाके में हुआ, ग्वालियर, और मेरा ददिहाल जहाँ का था, भिंड का इलाका, भिंड मुरैना का इलाका, वहाँ लड़कियों को उतनी ज्यादा आजादी नहीं मिलती है, क्योंकि शिक्षा दीक्षा के लिए उतना ज्यादा जागरूकता नहीं है उस समय में, आज से 30-32 साल पहले। तो मेरे जो ददिहाल का माहौल था वो वैसा ही था। मेरी बुआएं जो हैं वो कोई भी पढ़ी लिखी नहीं थी, अनपढ़ थी तीनों बुआएं, और मेरी जो कजन सिस्टर्स थी बड़ी, वो भी बहुत ज्यादा पढ़ी लिखी नहीं थी। पर मेरे घर में मुझे ये सुविधा मिली मेरी माँ की वजह से कि हम लोग अच्छा पढ़े लिखे, तो वो चीजें बचपन से देखी। मेरी मम्मी के मायके में भी मेरी मम्मी की जो एक बुआ थी वो 14 साल की उम्र में विधवा हो गई थी, और उन्होंने अपना पूरा जीवन, अभी भी वो जीवित हैं, 87-88 वर्ष की हैं, तो 14 साल से 88 वर्ष तक उस महिला ने अपना पूरा जीवन एक सफेद रंग में निकाल दिया, सिर्फ सफेद साड़ी पहनकर। कोई और रंग उन्होंने पहना ही नहीं, हमने नहीं देखा उनको कभी कोई और रंग पहने हुए। इसके अलावा भी बहुत सारी स्त्रियों को आप भी कह सकते हैं कि मेरा स्वभाव है ऑब्जर्व करना। मैं जब पुणे में रहती थी तो मैं मॉल के चौराहे पे या मॉल की सीढ़ियों पे घंटों बैठी रहती थी, सिर्फ ये देखने के लिए कि वहां कैसे लोग आ रहे हैं, वो क्या कर रहे हैं, किस तरह की बातें कर रहे हैं, किस तरह से चल रहे हैं, बोल रहे हैं। तो मैं 5-5, 6-6 घंटे वहां बैठी हूँ सिर्फ देखने के लिए। तो इसी तरह से मैं जब किसी से मिलती हूँ, देखती हूँ, तो उन लोगों को देख के वो लोग कैसे हैं और उनका जीवन कैसा रहा होगा, किसी स्त्री ने अगर संघर्ष किया है तो उसके जीवन में कैसे संघर्ष रहे होंगे, ये सब ऑब्जर्व करके उनको लिखना, और उनको मतलब मेरी कहानियों का, अगर मैं ये बताऊं आपको, एक सीक्रेट बताऊं, कि मेरी कहानियों में पहले किरदार तैयार होता है। मेरी कहानी में पहले मैं ये तय करती हूँ कि मुझे किस किरदार पे लिखना है, और मेरे किरदार के इर्द गिर्द क्या होगा, वो कैसा होगा, और वो अगर किसी असल जीवन से प्रेरित किरदार है तो वो किरदार कौन है, और वो फिर उस किरदार के बारे में हर चीज को खोद खोद के निकालने की मेरी आदत है, कि वो क्या करता होगा। अगर हंस भी रहा होगा तो उसकी आंखें कितनी छोटी होंगी, उसकी नाक कैसी होगी, उसके कान कैसे होंगे, ये सारी चीजें। माइन्यूट ऑब्जर्वेशन की बात है ये। हाँ, क्योंकि ये लिखते समय आप उस चीज को जीवंत कर सकते हैं, आप लोगों को बता सकते हैं कि अगर वो किसी बात पे हंस रही थी तो हंसते हुए वो कैसे, उसके अंग भंग कैसे हिल रहे थे, कैसे वो चल रही थी, वो अपने बालों को अगर हिलाती थी तो कैसे करती थी। तो ऐसी चीजें मैं करती हूँ, और इसीलिए मैं पहले किरदार तैयार करती हूँ। तो ये मेरे ऑब्जर्वेशन की वजह से आप कह सकते हैं, इसीलिए आपके पाठक आपसे जल्दी जुड़ जाते हैं, कह सकते हैं। ये अभिव्यक्ति की कला और बहुत जरूरी है, ऑब्जर्वेशन के साथ अभिव्यक्ति की कला। जी, पाठकों से मिली प्रतिक्रियाओं में सबसे ज्यादा मुझे यही मिलता है कि अरे ये तो हमने भी देखा था, हमने भी महसूस किया था। सब ये लाइन बहुत कॉमन है जो मुझे सुनने मिलती है, क्योंकि सबकी आप बीती। हाँ, क्योंकि उन्हें लगता है कि ये हमारे साथ भी तो घटा था। बिल्कुल। तो अगला मेरे पास सवाल, हालांकि आपने काफी हद तक उसके बारे में बता दिया कि वही जो फ्लैश मॉब गीत आपने कब लिखा था वो आपने बता दिया, लेकिन इसकी प्रसिद्धि की कहानी जो थी वो थोड़ा बहुत उसके बारे में विस्तार से बताइए हमें। ये जब आया तब मैं भोपाल में रहती थी, और 2013 जनवरी में शायद इसे लिम्का बुक ऑफ रिकॉर्ड में सिलेक्ट किया गया था, और 2012 में जब ये रिलीज हुआ था तो इसने विद इन अ मंथ करीब 1 लाख व्यूज इसके हो गए थे उस दौर में, आज से 10 साल पहले। और सारे ही जितने भी मीडिया चैनल्स थे, न्यूज चैनल्स थे, सब ने इसको कवर किया था, क्योंकि काफी बड़े लेवल पे रिलीज हुआ था। और उससे मुझे पहली बार मुझे काफी सारे इंटरव्यूज देने का मौका मिला था, बहुत सारे अखबारों ने इसको कवर किया था। तो इसकी प्रसिद्धि जो है उसमें मेरा सिर्फ इतना वो था, समर्पण था कि मैंने इसके गीत लिखे थे और मैंने इसके बोल लिखे थे, और मैं डिजिटली ऑनलाइन सारा काम कर रही थी। बाकी तो सब मेरे डायरेक्टर जो हैं कमल राघानी,
उनका किया हुआ था, उनकी मेहनत थी और उन्होंने इसको बहुत बड़े स्तर पे बहुत सही उद्देश्य के साथ इसको बड़ा बनाया था, तो काफी वाह। पॉपुलर हुआ था। और देखते हैं जिस फिल्म के लिए वो गीत लिखे गए थे, जिस फिल्म का ये हिस्सा था, वो किन्हीं कारणों से तब रिलीज नहीं हो पाई थी। दुख की बात है कि उसकी जो मेन लीड हीरोइन थी उसने पिछले साल आत्महत्या कर ली थी किन्हीं कारणों से। वो बहुत छोटी उम्र की बच्ची थी, उस टाइम पे जब फिल्म बन रही थी तब वो 16 साल की थी सिर्फ। तो उसने क्यों की ये तो हम लोग को पता नहीं चला, लेकिन अब हम कोशिश कर रहे हैं कि उसकी श्रद्धांजलि में ही वो फिल्म ओटीटी प्लेटफॉर्म पे कहीं पे रिलीज हो जाए, तो देखते हैं। तो एक और जो आपकी एक बहुत अनूठी किताब है, मैं से माँ तक, जिसमें आपने अपनी गर्भावस्था के अनुभवों को पाठकों से साझा किया है, तो कब और क्यों लगा कि आपको इस विषय में अपने अनुभव, विचार और ज्ञान दुनिया के सामने लाना चाहिए? मैं से माँ तक की शुरुआत मैं कह सकती हूँ 2016 नवंबर से हुई थी। हालांकि ये किताब 2018 नवंबर में आई, लेकिन इस किताब की शुरुआत 2 साल पहले हो गई थी। उस टाइम पे 2016 मार्च तक मैं नीलेश मिश्रा की मंडली के लिए लिख रही थी। 2000 मार्च 16 में मेरी आखिरी कहानी वहां ऑन एयर हुई। उसके बाद फिर मैंने उनके लिए ट्रांसलेशन प्रोजेक्ट किया, जो आधा ही मैं कर पाई थी क्योंकि मेरा एक शुरुआती दौर का मिसकैरेज हो गया था 1.25 महीने में, और मैंने लिखना छोड़ दिया था। किसी भी उस टाइम तक ये हो गया था कि हाँ, मैं कमाने लगी थी अपने लेखन से, 20-25 हजार रुपए महीने मुझे मिलने लगे थे, घर बैठे मैं कमाई कर रही थी और आर्टिकल्स वगैरह भी काफी लिख रही थी। लेकिन जब मंडली छोड़ी और ये सब हुआ तो मैंने कंप्लीट लिखना छोड़ दिया था। कुछ कहानियां लिख के किताब तैयार करने का मूड था, लेकिन वो हो नहीं पा रहा था। तो जब दोबारा प्रेग्नेंट हुई और वो प्रेगनेंसी भी क्रिटिकल रही, तो मैं थोड़ा सा डिप्रेसिव मोड में आ गई थी कि अब मैं दोबारा कभी लिख भी पाऊंगी या नहीं, कैसे होगा, क्या होगा। 3-4 महीने आपने कुछ भी नहीं लिखा है, एक स्वाभाविक शब्द भी है। नहीं लिखा है, तो घबराने लगी थी। और जशपुर ऐसी जगह है जहाँ आप बाहर नहीं जाके कुछ कमा सकते, क्योंकि वो बहुत छोटा सा टाउन है जंगलों में बसा हुआ। तो मुझे लगता था कि यहाँ रह के मेरा करियर क्या होगा, राइटिंग में मैं क्या कर पाऊंगी। तब उस टाइम पे ललन टॉप, अगर आपने नाम सुना हो तो, ललन टॉप जी, तो ललन टॉप पे एक पोस्ट आई थी कि अगर आप कुछ लिखते हैं तो हमारे लिए लिखिए। तो मैंने उनके जो एडिटर हैं सौरभ द्विवेदी जी, उनसे मैंने संपर्क किया और उनसे मैंने कहा कि मैं कुछ लिखना चाहती हूँ। तो उन्होंने कहा कि ठीक है, आप हमारी ऐसी चर्चा होने लगी तो मैंने उनको बताया कि ऐसी ऐसी बात है, मैं भी प्रेग्नेंट हूँ, मेरा 4था-5वां महीना चल रहा है। तो उन्होंने कहा आप अपने अनुभव लिखिए, आप वो लिखिए जो आप इस समय महसूस कर रही हैं। और भारतीय समाज में एक गर्भावस्था का जो दौर है वो उतना उस तरह से सेलिब्रेट नहीं किया जाता है। मतलब ठीक है, आप गर्भवती हो गई हैं, बहुत अच्छी बात है, बहुत खुशी की बात है कि आप इस परिवार को, एक वंश को बढ़ा रही हैं। लेकिन साथ में एक चीज चलती है, तो क्या हुआ, हमने भी तो किया था, सारे काम आपको करने हैं, अनोखी बात क्या सारे। है इसमें? हाँ, इसमें अनोखी बात क्या है, हमने भी तो किया था, हमने भी तो साड़ी, हम भी तो साड़ी पहन के माथा ढक के सारे काम करते थे, तुम क्यों नहीं कर सकती। हम तो इतने महीनों में कुएं से पानी भी लाते थे, तुम एक गिलास नहीं भर सकती। तो ये वो सारी चीजें थी जो मेरे आसपास हो रही थी, मैं देख रही थी। मेरे आसपास की जो औरतें थी, जो मेरे साथी बहुएं थी उस गांव की, उस जगह की, जो प्रेग्नेंट थी, उनके साथ मैं देख रही थी, और भी बहुत सारी चीजें, और मैं खुद भी कई चीजें अपने साथ महसूस कर रही थी। तो मुझे लगता था कि यार जो गांव की बूढ़ी पुरानी औरतें हैं वो मिलती थी तो, अरे तुम मंदिर नहीं आती, मैं बोल दूं अगर कि मुझे साड़ी पहनने में तकलीफ हो रही है तो क्या हो गया, इसमें कौन सी बड़ी बात है। मैं बोल दूं कि अगर मुझे उल्टी हो रही है या कुछ, हाँ तो क्या हो गया। मतलब हर चीज को तो क्या हो गया, उनके लिए ये कोई नई चीज नहीं, आपके लिए नई चीज है लेकिन उनके लिए नहीं है। हमने भी तो किया था, तुम कौन सा तीर मार रहे हो। ये जो चीजें थी ये मुझे डिस्टर्ब करती थी, और मुझे लगता जबकि था कि यार यहाँ एक सहानुभूति वाला दृष्टिकोण होना वही, चाहिए था। हाँ। तो मुझे लगता था कि यार अगर हम मेरे साथ ऐसा हो रहा है कि मेरी फैमिली बहुत लिबरल है और मेरे फैमिली में मुझे पूरा सपोर्ट मिलता है, लेकिन फिर भी कई सारी चीजें ऐसी हो जाती हैं जो हमें परेशान करती हैं। तो मुझे लगता है कि मेरा परिवार जो इतना समर्थ है और इतना सपोर्टिंग है, वहां ये चीजें, छोटी छोटी सी चीजें अगर मुझे परेशान कर सकती हैं,
तो उन लोगों के साथ कैसा होता होगा जिनके साथ तो बहुत ही बुरी हालत हो जाती है, जिनको 8वें महीने तक मजदूरी अच्छा। करनी पड़ रही है, जिनको 8वें महीने तक बच्चे को टांग के और एक बच्चे को टांग के और खेतों में लगना पड़ रहा है, गांव की औरतें, उनके साथ क्या होता होगा। तो वो मैंने फिर लिखना शुरू किया, अपने आसपास की बिल्कुल, औरतों के अनुभव, अपने अनुभव, वो सारी चीजें। तो बहुत जब वो रोचक मैंने, है, मैंने पढ़ा, बहुत रोचक है। जी, मुझे जब मैंने लगता वो है हर लिखना शुरू स्त्री किया, जोड़ सकती है अपने आप को। हाँ, हुआ यही, मुझे उम्मीद नहीं थी कि उस चीज को इतनी पसंदगी मिलेगी, लेकिन जब वो पब्लिश हुआ तो मुझे जिस तरह से मेल्स और मैसेजेस आने शुरू हुए वो चौंकाने वाले थे। हर मतलब बड़े से बड़े परिवार की बहू भी आकर मुझे कह रही थी कि हमने ये फेस किया है, लेकिन हमें इतनी हिम्मत नहीं थी कि हम ये बात कह पाए, तुमने कह दी हमारी बात। मेरा इंटरव्यू आया जब ललन टॉप पे, तो मुझे मेरे एक मित्र ने बताया कि उसकी मम्मी है जो 62 साल की हैं, हम्म। और वो मेरा इंटरव्यू देख रहा था टीवी पे, तो उसकी मम्मी ने कहा कि कौन है ये लड़की जो इतनी दमदारी से हमारी बातें कह रही है जो हम 62 साल में नहीं कह पाए। तो और वो मैसेजेस, जो मेल्स जो भी आते थे, जो भी रिएक्शन आते थे, उसमें सिर्फ लड़कियां नहीं थी, बहुओं के ससुर, उनके भाई, उनके देवर, उनके पिता, उनके पतियों के मेल्स आए मेरे पास कि हमारे परिवार में भी ये होता है, बस हम कह नहीं पाते। और सब लोग अपनी पत्नियों को वो कॉलम्स पढ़ाते मेरे, और ललन टॉप के बाद फिर वो कॉलम इतना पॉपुलर हुआ वाह। कि वो प्रभात खबर में 2 सीरीज चली उसकी, 2.25 साल तक। और जितनी भी चीजें होती थी मैं भावनात्मक ज्यादा लिखती थी, क्योंकि टेक्निकल इंफॉर्मेशन प्रेगनेंसी पे बहुत सारी मिल जाएंगी, बहुत सारी किताबें मिल बिल्कुल। जाती हैं। लेकिन भारतीय परिवेश में गर्भवती महिला को क्या क्या देखना पड़ता है वो नहीं मिल पाता। वो कितने मूड स्विंग को तो कोई बिल्कुल। एक्सेप्ट ही नहीं करता हमारे यहाँ कि मूड स्विंग जैसी कोई चीज होगी। आपको खाना खाने की इच्छा है, थोड़ी देर बाद आपको खाना खाने की इच्छा नहीं है, अगर आप कह देंगे कि नहीं है तो हमने तो बनाया था तुम्हारे लिए, बड़ा तुम्हारा मूड है, बड़ा ये है, अब हम क्या करें। तो ये जो चीजें हैं इनको कोई एक्सेप्ट ही नहीं करता हमारे यहाँ, ये मूड स्विंग भी कोई चीज हो सकती है, और झुंझलाहट बात भी भी कोई नहीं चीज हो करते हैं सकती खुल है। के लोग इस पर। एग्जैक्टली exactly. और आप वो चीज, आप वो रिएक्ट कर रहे हैं तो आप क्यों कर रहे हैं, आपको हर टाइम एक सुसंस्कृत शब्द बहू बन के रहना है, आप किसी से ऊंची आवाज में बात भी नहीं कर सकते। आपको चिड़चिड़ाहट हो रही है, गुस्सा आ रहा है, तो कोई फर्क नहीं पड़ता, लेकिन आपको वैसे ही रहना है। तो ये बहुत सारी चीजें होती हैं जो हम नहीं कहते, लेकिन कहना चाहिए, इन पे बात होनी चाहिए। और मेरे लिए सबसे सुखद ये था कि जब वो किताब रिलीज हुई, तो आप अमेजन पे भी अगर देखेंगी तो उस किताब के जितने भी रिव्यूज हैं उसमें से 65-70% मेल्स के रिव्यूज हैं। पुरुषों ने उस किताब को ज्यादा पढ़ा और ज्यादा सराहा, क्योंकि उन्हें लगता है कि, मुझे लगता है जरूरी भी, बहुत जरूरी बिल्कुल, बात है। क्योंकि उन्हें लगता है कि हमें बताने वाला कोई आया तो सही, किसी ने तो बताया कि हमें क्या करना चाहिए। तो वो बहुत ही सुखद अनुभव रहा उस किताब का। बिल्कुल, एक नया कॉन्सेप्ट है ना ये, जिसपे कि अभी तक लोगों ने बात नहीं की थी इतनी और खुल इस के। तरह की कोई किताब हिंदी में है भी नहीं, अभी तक भी नहीं है, तो इसीलिए वो ज्यादा सराही गई। बहुत बहुत बढ़िया बात है। तो अब तक मैं आपसे इन 2-3 किताबों के बारे में बात कर रही थी। अब मैं अगर अभी तक की आपकी सारी प्रकाशित किताबों की बात करूं, ऐसी वैसी औरत, मैं से माँ तक, बहेलिए और अब ओहरे किसान, तो इतने अलग अलग ओरिएंटेशन पर लेखन आसान तो बिल्कुल नहीं रहा होगा, निश्चय ही रोमांचक और चुनौतीपूर्ण रहा होगा ये सफर। तो कैसे इतने अलहदा और एक दूसरे से अलग विषयों को अपने लेखन में आपने संभाला? अगर आप नोटिस करेंगे तो मेरे जितने भी सब्जेक्ट हैं वो सारे सब्जेक्ट ऐसे हैं जो सोसाइटी को फोकस करते हैं, चाहे वो ऐसी वैसी औरत की कहानियां हो। ऐसी वैसी औरत में जितनी भी कहानियां हैं, नीरू 11वीं कहानी अभी उसके 6वें एडिशन में ऐड हुई है, अभी 2 महीने पहले ऐसी वैसी औरत का 6वां एडिशन आया है, और उसमें 6वें संस्करण में ये नीरू कहानी हमने ऐड की है, तो 11 कहानियां कुल उसमें हो गई हैं। आपको धन्यवाद। तो उसमें जितनी भी कहानियां हैं, उसकी 11 की 11 कहानियां उन औरतों के बारे में हैं जिनको हमारा समाज गंदगी समझता है। मतलब बहुत ही आसानी से हम कह देते हैं, अरे वो तो ऐसी है, अरे वो तो वैसी है। हमारी गॉसिप्स में हम बड़ी आसानी से किसी को भी बोल देते हैं कि वो ऐसी है, वो वैसी है। अगर कोई महिला विधवा होने के बाद 50-55 साल की उम्र में अगर ये इच्छा जाहिर करे कि उसे फिर से एक साथी की जरूरत है, तो हम उसको एक्सेप्ट ही नहीं करेंगे।
हमको लगेगा अरे 55 साल की उम्र में तुमको मंदिर जाना चाहिए, पूजा पाठ करना चाहिए, तुमको कहाँ साथी की जरूरत है, तो तुम ऐसी हो या तुम वैसी हो। ये जो तो इसी ऐसी से वैसी है, इस पे बहुत गहरे निहितार्थ हैं, जैसा जहां तक जी मैं समझ रही हूँ, है ना? बिल्कुल बिल्कुल। तो उसके जितने भी किरदार हैं वो सभी किरदार ऐसे ही हैं जिनको हमारा समाज एक्सेप्ट नहीं करता खुलकर, करता भी है, कर भी लेता है किसी मजबूरी की वजह से, तो पीठ पीछे उसको कई तरह की बातें सुननी पड़ती हैं। तो उसके अलावा जो दूसरी किताब मैं से माँ तक, वो भी समाज को लेकर ही है, क्योंकि मेरी प्रेगनेंसी के दौरान मेरा समय तो फिर भी बेहतर कटा था। मेरे साथ की कई लड़कियों के, मेरी क्लासमेट्स के कईयों के मेरे पास जब मैंने वो कॉलम लिखना शुरू किया तो उन्होंने हमारा नाम मत लेना, बस ये बात लिख दो, हमारे साथ भी ये हुआ था, हमारी भी ये कहानी है। तो जब वो आने शुरू हुए तो मुझे लगा कि सोसाइटी में, चाहे वो जशपुर की लड़की हो, चाहे वो दिल्ली बॉम्बे की लड़की हो, और चाहे वो सिंगापुर यूएस की लड़की हो, वो सभी कहीं ना कहीं, अगर वो इंडियन है तो वो कहीं ना कहीं एक जैसा ही टाइम फेस कर रिलेट रही है। करती हैं अपने आप को। हाँ, वो रिलेट करती हैं। तो वो सोसाइटी को लेकर है वो किताब। तीसरी किताब जो है बहेलिए, वो भी समाज को, उसमें भी 7 कहानियां हैं, और वो कहानियां उन स्त्रियों के बारे में हैं जो जिनको किसी ना किसी वजह से बांध दिया जाता है, चाहे वो कोई सिचुएशन बांधे, चाहे वो कोई व्यक्ति बांधे। वो व्यक्ति स्त्री भी हो सकती है, वो व्यक्ति पुरुष भी हो सकता है। एक बहेलिया किस तरह एक उड़ती हुई चिड़िया को बांध लेता है, ये उन औरतों की कहानी है जो खुली रह सकती थी पर बांध दी गई किसी ना किसी वजह से। तो ये भी समाज के ऊपर है। और चौथी जो किताब आई है किसान, उसको तो हम समाज से अलग कर ही नहीं सकते। अगर हम अन्न खा रहे हैं तो अन्नदाता हमारे समाज का सबसे बड़ा हिस्सा है, और सबसे ज्यादा इग्नोर हो गया है वो इस समय में। एक समय था 70 के दशक तक जब इन पर फिल्में बनती थी, किताबें लिखी जाती थी, लेकिन उसके बाद इस तरह की कोई किताब नहीं लिखी गई जिसमें बहुत ज्यादा किसानों की बात हो। कोई कहानी पर फिल्म नहीं बनी जहां इनकी समस्याओं को उजागर किया गया हो। तो हालांकि ये किताब नॉन फिक्शन है, कथेतर श्रेणी की है, लेकिन मैंने इसमें कई सारे किसानों के साक्षात्कार, उनकी कहानियां, कई सारे ग्रामीण बैंक के अधिकारियों की बातें, और बहुत सारे ऐसे अनुभव अपने स्वयं के डाले, क्योंकि मैं खेती से जुड़ी हुई हूँ। तो ऐसे अनुभव डाले हैं कि लोगों को पढ़ने में भी मजा आए और उनको लगे कि हाँ ठीक है, हम इससे जुड़ सकते हैं। तो मेरे हर जितनी भी वर्ग किताबें, और हर कोई अपने आप को इससे जोड़ सकता है, जरूरी नहीं कि जी वो जी जी किसान या खेती किसानी से संबंधित जी व्यक्ति बिल्कुल हो। बिल्कुल। तो मेरी किताबें जो है वो समाज को फोकस करती हैं। जी, तो मेरा अगला प्रश्न भी इसी से संबंधित है कि यूँ तो कृषि विज्ञान और जैविक खेती के संबंध में कई तरह की बातें की जाती रही हैं, लेकिन ओहरे किसान में आपने किसान और कृषि के संबंध में एक भिन्न दृष्टिकोण के साथ हर पहलू पर बात की है, जो कि विरले देखने को मिलता है। तो इस किताब को लिखने का विचार आपको कब आया और क्यों लगा कि ये जरूरी है, और इसके पीछे आपने तैयारी क्या क्या की? ये किताब नहीं लिखी जाती अगर मेरी शादी एक किसान से ना होती। मतलब इस किताब को लिखे जाने का, इस किताब के आने का पूरा श्रेय मेरे पति को जाता है, क्योंकि मेरी शादी उनसे हुई। और हालांकि उनसे पहले भी मैं किसानों से जुड़ी रही थी, क्योंकि मेरे पिता जो हैं वो ग्रामीण बैंक में मैनेजर थे, और उनका पूरा जीवन किसानों के बीच में गुजरा है। तो किसानों का जीवन मैंने देखा था, लेकिन खुद किसान होकर नहीं देखा था। तब हम पढ़ने के इस तरफ थे, हम दूर से देखते थे कि वो लोन लेते हैं, वो खेती करते हैं, तो कैसे करते हैं, क्या चीजें होती हैं। लेकिन जब उनसे मेरी शादी हुई और मैंने देखा कि किस तरह से खेत की मिट्टी में जुताई, बुआई, कटाई, ये सारी चीजें होती हैं, जब आपने खुद देखा, खुद किया, खुद फावड़ा उठा के चलाया, खुद बीज बोया, तो समझ में आती हैं बहुत सारी चीजें, क्योंकि हम खुद वो काम कर रहे हैं। बिल्कुल। और साथ ही उनका ये किताब जो है, ये मेरी कलम है, उनके अनुभव हैं। तो उनके जो भी अनुभव रहे, उन्होंने बहुत सारे किसानों के साथ वो जुड़े हुए हैं, इस समय में सीधे जुड़े हुए हैं, और बहुत सारे किसान हमारे यहाँ आते हैं, ट्रेनिंग लेते हैं, जगह जगह जाके ट्रेनिंग देते हैं। हम लोग फ्री ट्रेनिंग भी देते हैं किसानों को, केमिकल फ्री फार्मिंग की, ऑर्गेनिक फार्मिंग की।
तो जब हम उन किसानों से जुड़ने लगे तो मैंने महसूस किया कि किसानों की समस्याएं असल में वो है ही नहीं जो हमें टीवी पे दिखाई जा रही हैं। बिल्कुल आंदोलनों की वजह वो होनी ही नहीं चाहिए जो हमें दिखाई जा रही हैं। दिखाई जा रही आप आज उनका कर्ज माफ कर देंगे, अगली बार अगले साल फिर क्या होगा? अगले साल फिर वो किसान मरेंगे तो क्या होगा? क्यों ये लाखों के किसान खेती छोड़ रहे हैं? क्यों ये लाखों के किसान आत्महत्या कर रहे हैं? जब उन किसानों से बात करनी शुरू की तब पता लगा कि किसान का बेटा भी अपने बेटे को किसान नहीं बनाना चाहता। तो वो पीढ़ी तो वहीं खत्म हो गई ना दादा पे। ना पुत्र किसानी करना चाहता है, ना पोता किसानी करना चाहता है। ऐसा क्यों? जबकि डॉक्टर एक ऐसा प्रोफेशन है जिसमें 10-10 पीढ़ियां डॉक्टर बन जाती हैं और लोग बड़े खुश रहते हैं। तो किसानी ऐसी क्यों है? तो उनके साथ रह के मुझे बहुत सारी चीजें समझ में आई और जब मैं खुद किसानों से जुड़ने लगी, उनसे बात करने लगी, उनको समझने लगी, तो मुझे समझ में आया कि ये एक ऐसा विषय है जिसमें बहुत बारीकी से बहुत सारी चीजें सामने लाने की जरूरत है, जिनके बारे में लोग बात नहीं करते, जिनके बारे में लोगों को समझ में नहीं आता। और सिर्फ खेती ही नहीं, अगर हमें प्रकृति को बचाना है तो हमें इस मुद्दे पर बहुत खुलकर बात करने की जरूरत है। क्योंकि खेती आज के दौर में खेती सिर्फ खेती नहीं रह गई है, खेती प्रकृति को बचाने का एक बहुत सुंदर तरीका बन गया है। क्योंकि मकान, मैं जहाँ मायके में अभी रह रही हूँ, यहाँ हमारे घरों में मतलब एक गली में अगर 20 मकान है तो 20 मकानों की दीवार से दीवार लगी हुई है। एक पेड़ बीच में लगाने की जगह हमारे पास नहीं है। गली में एक पेड़ था, वो पेड़ भी एक मकान बनने की वजह से कट गया। तो ये भी तो कभी खेत थे, हमारे देखते देखते ये खेत मकान बन गए। ऐसे बहुत सारे खेत देखते देखते मॉल और पता नहीं क्या क्या बन गए। तो ये सिर्फ अब खेती की बात नहीं रह गई है, ये प्रकृति को बचाने की बात रह गई है। और इसको बचाने का जिम्मा अब सिर्फ किसानों का नहीं रह गया है, हम सभी का रह गया है। तो ये किताब इसी उद्देश्य से लिखी गई है कि अगर आप हैं, अगर तिथि रानी इसको पढ़ती हैं, तो तिथि रानी को ये समझ में आना चाहिए कि मैं कैसे अपना सहयोग दे सकती हूँ किसानों के लिए। मेरा काम सिर्फ अन्न खाना नहीं है, मेरा काम अन्न को उगाने वाले की मदद करना भी है। लेकिन मैं कैसे मदद कर सकती हूँ, ये किताब हमें वो समझाती है कि हर इंसान किसानों की, हर इंसान प्रकृति की कैसे मदद कर सकता है, उससे ये समझ में आए। तो किताब अगर आप पढ़ेंगी तो उसमें देखेंगी, उसमें मेरे साथ साथ मेरे पति का भी परिचय दिया हुआ है पूरा। तो ये मतलब वो लिखते नहीं है, वो कहते हैं कि मुझे लिखना नहीं आता, मैं एक शब्द भी नहीं लिख सकता। तो लिखने का काम मेरा था, साक्षात्कार करने का काम मेरा था, बहुत सारे लोगों के घूमकर मटेरियल इकट्ठा करने का काम मेरा था। लेकिन इसका श्रेय पूरी तरह नहीं जाता है, क्योंकि उनके साथ अगर मैं नहीं जुड़ी होती तो मुझे पता नहीं होता कि खेती किसानी में इतनी सारी चीजें हैं भी। तो एक सवाल और, जैसे आपने अभी तक जो कुछ भी लिखा है वो मतलब मेरे नजरिए से मैं देखूं तो बहुत ही सार्थक लेखन की श्रेणी में ही आता है। लेकिन अब अगर आज वर्तमान की हम बात करें तो वर्तमान समय और परिस्थितियां आपको लगता है क्या कि ऐसे सार्थक लेखन के लिए बहुत अनुकूल माहौल देती हैं कि आपका जो समय है और उसकी जो भी विसंगतियां हैं वो एकदम स्पष्ट होके सामने आए, मतलब कि उसमें कल्पना का ज्यादा समावेश ना हो, वास्तविकता जो है वो खुलकर सामने आए? देखिए, अगर हम बाजार के हिसाब से अगर आप ये सवाल पूछ रहे हैं कि इस तरह के विषयों को लिखना क्या लेखक के फायदे में है, तो मैं सिर्फ एक ही विषय की बात नहीं कर रही हूँ, मैं आपके संपूर्ण लेखन की बात कर रही हूँ कि अगर वो आप मानती हैं कि वो एक सार्थक लेखन है तो उसमें वर्तमान समय पूर्ण रूप से स्पष्ट हो सके, इसके पीछे क्या परिस्थितियां आपको लगता है कि अनुकूल हैं या कि बहुत आपको प्रतिकूलताओं का सामना करना पड़ा? नहीं, वर्तमान समय तो देखिए, कोई भी लेखक हो, प्रेमचंद जी की अगर हम बात करें तो प्रेमचंद ने भी अपने समय में वही लिखा था जो वो जी रहे थे। मैं बिल्कुल अगला सवाल उसी बारे में ही करने वाली और अगर हम जयशंकर प्रसाद की बात करें तो उनकी कंकाल अगर आप पढ़ेंगी तो उन्होंने वही लिखा था जो उस समय का दौर था। उस समय के कथाकारों की जो हीरोइन होती थी वो 16 साल में साड़ी पहनने लगती थी। अगर आज अंकिता जैन एक कथा लिख रही है तो उसकी हीरोइन 16 साल में साड़ी तो नहीं पहनेगी,
तो वर्तमान जो स्थितियां हैं वो हमें हमारी किताब के लिए ये जरूरी नहीं है। आज की जनरेशन, आज के समय में 4 साल में जनरेशन बदल जाती है। 2017 में आई किताब 2021 में पढ़ने वाला बच्चा जो 8वीं से 12वीं में आ चुका है, अगर वो पढ़ेगा तो उससे लगेगा अरे ये तो पुरानी सी बात है। तो हम उन्हें इस पूरी तरह ये नहीं कह सकते कि वो हर बच्चे के लिए अनुकूल रहेगी या हर पीढ़ी के लिए अनुकूल रहेगी, हर समय के लिए अनुकूल रहेगी। लेकिन मेरा काम समाज को दिखाना है। और मेरे पति एक बहुत अच्छी बात कहते हैं, मैं कई बार परेशान हो जाती हूँ कि यार मैं लिख तो रही हूँ ऐसे सब्जेक्ट पे, पता नहीं लोग इसे पढ़ेंगे या नहीं पढ़ेंगे, ये बिकेंगी कितनी, क्योंकि आज के समय में चीजों को बेस्ट सेलिंग से नापा तोला जा रहा है, मूल्यांकन हो रहा है, मूल्यांकन हो रहा है उसका। तो वो यही कहते हैं कि तुमको खाने की कमी पड़ रही है क्या, तुम्हारे पास इतना है कि तुम 2 टाइम का खाना चैन से खा सकती हो। तुम्हारे खुशकिस्मती से मेरा मायका भी वैसा ही था और मेरी शादी भी अच्छे परिवार में हुई है, तो खाने पीने की कमी नहीं है तुम्हारे पास, तो तुम वो लिखो ना जो तुम्हें सुकून देता है, वो क्यों लिखना जो बाजार मांगता है। मेरा जो लेखन है वो सिर्फ इसीलिए है, मेरे जितने भी विषय रहे हैं वो इसीलिए रहे हैं क्योंकि मैं अगर उन्हें नहीं लिखती तो वो मुझे अंदर ही अंदर कुरेद देते, मुझे बेचैन कर देते। चाहे वो मेरी कहानियां हो, चाहे वो ओहरे किसान हो, चाहे वो मैं से मातक हो, और भविष्य में अभी मैं जो लिखूंगी, जो किताब में जिस पर अभी काम कर रही हूँ, उसके भी काफी सारे किरदार ऐसे हैं जो कम से कम 6 साल से मेरे साथ चल रहे हैं। अब अगर मैं उन्हें नहीं लिखूंगी तो न जाने कितने और साल तक वो मुझे परेशान करते रहेंगे। तो मेरे जो कहानियां हैं, मेरा जो लेखन है, मैं कई बार भटकने की भी कोशिश करती हूँ तो मेरे पति मुझे संभाल लेते हैं। वो कहते हैं कि तुम इसलिए मत लिखना कि तुम्हें बाजार से पैसे चाहिए, तुम इसलिए लिखना कि वो तुम्हें सुकून दे। कल को जब तुम खुद अपना लिखा पढ़ो तो तुम्हें खुद पे ये लगे कि हाँ ठीक है, मैंने जो लिखा था वो सही लिखा था। 2 वक्त की रोटी तुम्हें मिल रही है, कोई बात नहीं, थोड़ा कम रॉयल्टी आ जाएगी, लेकिन तुम्हें सुकून मिलना चाहिए जो तुम लिख रही हो। तो वो मेरे वर्तमान को बहुत अच्छे से अनुकूल बना देता है। तो मतलब एक सफल महिला के पीछे एक सफल पुरुष का हाथ होता है, ये भी उतना ही सच है जितना कि ये कहना कि एक सफल पुरुष के पीछे एक सफल महिला का हाथ होता है। हाँ, देखिए सफलता, हाँ सफलता क्या है ये तो मैं नहीं जानती कि हम दोनों ही अभी सफल हुए हैं या नहीं दुनिया समाज के मायनों में, लेकिन आपकी सफलता या आपके सुकून के पीछे जरूर आपके ऐसे साथी का हाथ होता है जो आपको सही से समझ सके और आपको आपका सही बता सके। ये जरूरी नहीं है कि आप जो सोच रहे हैं वो सही हो, उसको ये पता होना चाहिए कि आपके लिए क्या सही है। मुझे कई बार मैं कुछ गलत करने की कोशिश करती हूँ, कई बार वो कुछ गलत करने की कोशिश करते हैं, लेकिन हमें पता होता है कि हमें एक दूसरे को कहाँ से पकड़ के वापस लाना है। तो वो अगर कोई इंसान कर सकता है तो वो आपका सही साथी है। उस इंसान को पता है कि मैं जब भटकने लगूंगी तो वो मुझे संभाल लेगा। तो ये शायद बहुत जरूरी होता है। सफलता तो ऐसा है कि हम कितने भी ऊपर पहुंच जाएं, किसी के लिए अंबानी भी सफल नहीं होगा और किसी के लिए हम भी सफल होंगे। तो इसकी परिभाषाएं बहुत बेमानी है। बिल्कुल। और आप क्या मानती हैं, रचनात्मकता को किसी विचारधारा से प्रभावित होना चाहिए या नहीं होना चाहिए? मुझे नहीं लगता कि कोई भी ऐसा रचनाकार रहा होगा जिसकी विचारधारा किसी चीज से प्रभावित नहीं रही होगी, चाहे वो उस समय की राजनीतिक परिस्थितियां रही हो, चाहे वो उस समय की सामाजिक परिस्थितियां रही हो। जब तक हमारी विचारधारा में कोई विचार प्रभावित होकर नहीं आएगा तब तक हम उसको लिखेंगे कैसे। प्रभाव ही तो है जो हमें लिखने के लिए मजबूर करता है। अगर हम पर किसी चीज का प्रभाव ही नहीं पड़ेगा तो हम लिखेंगे कैसे। नहीं, बिल्कुल सही कह रही हैं। तो अब तक की लेखन यात्रा के तहत आपने जो भी लिखा है, क्या आप उससे संतुष्ट हैं? और यदि संतुष्ट हैं तो विस्तार से उस बारे में बताइए, और जो सर्वाधिक प्रिय रचना हो स्वयं की तो उसके विषय में भी हम जरूर जानना चाहेंगे। मैं पूरी तरह संतुष्ट हूँ जो भी मैंने लिखा, जो भी आज तक जो भी मैंने लिखा, चाहे वो रेडियो के लिए लिखी गई मेरी कहानियां हो, चाहे वो मेरे लेख हो, चाहे वो मेरी किताबें हो, चाहे वो मेरे गीत हो, जो भी चीजें हो, मैंने जो कुछ भी लिखा जब तक मैं उससे संतुष्ट नहीं हुई तब तक मैंने उसको प्रकाशित होने के लिए भेजा ही नहीं। ऐसा बहुत कुछ है जो अनलिखा अनप्रकाशित रह गया है, अधूरा रह गया है।
तो जो प्रकाशित हुआ है वो मेरी संतुष्टि के बाद ही हुआ है। और सबसे प्रिय किताब बताना सबसे कठिन काम होता है, क्योंकि ये ऐसा सवाल होता है जिसमें आप पूछ रहे होते हैं एक माँ से कि तुम्हारा सबसे फेवरेट बच्चा कौन है। तो उसके लिए तो सारे बच्चे सबसे पसंदीदा होते हैं। माँ सारे लेकिन बच्चों से सबसे एक ज्यादा बराबर खुशी मिली हो जिसको लिखने के बाद लगा हो एक कि हाँ मतलब एकदम से अंतरात्मा से आपको खुशी मिली हो जिसे लिख के? वो किताब मैं से मातक है अभी तक में। ओहरे किसान भी है, लेकिन मैं से मातक इसलिए है क्योंकि ये एक ऐसा विषय है जिस पे बात करने के बाद शायद हम मतलब आप अखबारों में बार बार ये बात पढ़ लेती होंगी कि इस साल इतने किसानों ने आत्महत्या की, इस साल इतने किसानों ने खेती छोड़ दी, किसानों के आंदोलन हो रहे हैं। लेकिन आपने कभी अपने जीवन में ये हेडलाइन पढ़ी है बोल्ड अक्षरों में कि इस साल 40,000 औरतें प्रेगनेंसी के दौरान बच्चे के जन्म के बाद मर गईं, या प्रेगनेंसी के दौरान मर गईं? या आपने कभी ये खबर पढ़ी है कि इतनी सारी महिलाएं मिसकैरेजेस या प्रेगनेंसी की वजह से डिप्रेशन में चली गईं, या उनके लिए कभी कोई आंदोलन हुए हैं? तो ये एक ऐसा विषय रहा है जिस पर बहुत ही कम बात होती है, बहुत ही कम हेडलाइंस बनती हैं, बहुत ही कम मैं एक आपके साथ एक छोटा सा अनुभव शेयर करूंगी। मैं से मातक लिखने के आपका वो है अभिव्यक्ति है, मैंने पढ़ा बहुत जी, मैं मार्मिक से मातक लिखने के समय में कई सारे ऐसे आसपास के अनुभव घटे हैं जो जिनकी वजह से मैं किताब लिखने के लिए एक बार यहाँ पर हमारे यहाँ मेरे मायके में एक वैद्य जी हैं, वो काफी अच्छी दवाई देते हैं, होम्योपैथी के काफी प्रसिद्ध वैद्य जी हैं और काफी अच्छी दवाई वो देते हैं। तो मैं मम्मी को लेकर उनके पास गई थी सर्दी खांसी का कुछ इलाज कराने के लिए। वहां पर एक औरत अपनी बेटी को लेकर आई थी, और उसकी बेटी जो थी, उसकी बेटी का प्रेगनेंसी के बाद बच्चा एक्सपायर हो गया था, और वो महिला प्रेगनेंसी के शुरू से ही अपने आसपास के माहौल की वजह से डिप्रेशन में जाने लगी थी। और जब बच्चा एक्सपायर हो गया तो उसके बाद उसकी हालत और खराब हो गई, और उसके ससुराल वाले इस चीज को समझने के लिए तैयार नहीं थे कि उसको डिप्रेशन हो सकता है। उनको लगता था कि क्या हो गया, तो तुमको उस चीज से उबर के आ जाना चाहिए, ठीक है हो गया तो हो गया, तुम क्यों बैठी हो यहाँ एक बंद कमरे में, तुम क्यों ऐसा कर रही हो, तुम काम में लग जाओ, तुम ये कर लो। तो वो उसको दिखाने आई थी वहां पे, और उसकी मेंटल सिचुएशन बहुत बेकार थी। तो लोग डिप्रेशन और दुख को अलग करके नहीं देख पाते, नहीं देख सकते, नहीं देख तो पाते। सामान्य सा दुख है, इससे उबर जाना चाहिए। बिल्कुल। और ऐसे बहुत सारे छोटे छोटे से अनुभव हुए हैं कि ये कहते मैंने लोगों को सुना है कि ठीक है वो बच्चा हो गया, हमने तो 10वें दिन ही बच्चा होने के बाद उसको मायके भेज दिया, अब वहां जितना आराम करना है कर ले। तो मतलब आप कहना क्या चाह रहे हैं कि ससुराल में वो औरत भरपूर आराम नहीं कर सकती कि उसको बच्चा, वो वंश किसका चला रही है? आपका चला रही है। बच्चा किसको दे रही है? अपने मायके वालों को तो नहीं दे रही है। उसका बच्चा आपका वंश चलाएगा, उसका बच्चा आपका घर चलाएगा। तो आप उसको 2 महीने का भरपूर आराम भी नहीं दे सकते। उस 2 महीने के आराम का इंतजाम नहीं कर सकते। 2 महीने के आराम के लिए आपने उसको मायके भेज दिया, और ये बात आप फक्र से कह रहे हैं। तो ऐसे बहुत सारे छोटी छोटी सी चीजें थी जिन पे मैं कहना चाहती थी लोगों से, उनको झकझोरना चाहती थी कि उठिए, आप नींद में हैं। जो औरत आपका परिवार चलाना चाहती है, जो औरत इस दुनिया को चला रही है, इस समाज को चला रही है, हम कभी उन पे आंदोलन नहीं करते, हम कभी उनको हेडलाइंस नहीं बनाते, हम कभी उनको फ्रंट पेज की खबर नहीं बनाते। तो मैं से मातक मेरे लिए वो किताब है जो मेरी तरफ से कोशिश है समाज को जगाने की, जो मेरी तरफ से कोशिश है समाज को उठाने की कि भाइयों उठो, समझो और जागने की कोशिश करो। आज आप गूगल करके देखिए, और सिर्फ इतना गूगल करिए कि प्रेगनेंसी के दौरान कितनी औरतें डिप्रेशन में जाती हैं। प्रेगनेंसी के दौरान तो खूब काम किया है अंकिता जी, आपने मानना पड़ेगा। तो रेप की खबरों को तो लोग बहुत प्रमुखता से छापते हैं और प्रकाशित करते हैं, पर इस पहलू पे शायद ही लोगों का इतना गहराई से ध्यान जाता है। बिल्कुल। और मुझे मतलब हो सकता है कि मैं लिखती और लोग उस चीज को नहीं सुनते तो मैं शायद पीछे हट जाती,
लेकिन जब लिखने के बाद लोगों ने उससे खुद को जोड़ना शुरू किया, अपने अनुभव भेजे, सराहा, तो मुझे लगा कि नहीं, ये ऐसा विषय है जिस पे अब बात करनी बहुत जरूरी है, और अपनी तरफ से तो अपनी कोशिश की ही जा सकती है। बिल्कुल बिल्कुल। तो मैं ये जानना चाहूंगी कि समय कितना है पद्मेश जी हमारे पास? ये तो मैं बस इंटरप्ट करने ही वाला था। हम अच्छा, चाहेंगे कि ऑडियंस से भी कुछ क्वेश्चन आंसर्स हों। और एक प्रश्न बिल्कुल। आया है अंकिता जी आपके लिए कि आपके प्रिय लेखक कौन हैं। कुशाल साहब ने ये एक प्रश्न किया है आपसे कि आपके प्रिय लेखक और प्रिय किताब कौन सी है। उसके बाद मेरा भी एक प्रश्न है और मैं ऑडियंस से कहूंगा कि आप अपने रेज हैंड का आइकन दबा दें ताकि आपको निमंत्रित किया जाए प्रश्न के लिए। और हमारा सौभाग्य है कि हमारे बीच यहाँ पे ब्रिटिश भारतीय मूल के मेंबर ऑफ पार्लियामेंट वीरेंद्र शर्मा जी भी उपस्थित हैं, अरे हाउस वाह। ऑफ कॉमन्स के सदस्य, और जो पंजाब से आते हैं, उस गढ़ से आते हैं जो विश्व में किसानों का बहुत बड़ा गढ़ है। तो मैं उन्हें भी निमंत्रित करूंगा अपनी बात कहने के लिए और आपसे कुछ पूछने के लिए। तो अंकिता जी, एक तो ये प्रश्न जो मैंने कुशाल जी का आपसे पूछा, और दूसरा ये है कि आपने कहा कि आप अपने अनुभव के आधार पर अपना लेखन करती हैं। तो मैं जानना चाहूंगा कि हर लेखक की एक काल्पनिक दृष्टि भी होती है उसके लेखन में। तो आप क्या प्रतिशत कहेंगी, कितना यथार्थ है और कितना कल्पना, अंकिता जी? पहला सवाल कि मेरे प्रिय लेखक कौन है, तो ये भी मेरे लिए बताना उतना ही कठिन है, क्योंकि जो भी किताब मुझे अच्छी लगती है उसका लेखक मेरा प्रिय हो जाता है। कोई भी एक लेखक ऐसा नहीं है जिसको मैं सिंगल हैंड कह सकूं कि नहीं ये मेरे लेखक प्रिय हैं। पर हाँ, मुझे यशपाल का लिखा काफी पसंद है। उनकी किताब झूठा सच के किरदार ऐसे हैं कि मैं तारा को अभी तक नहीं भूल पाई हूँ। उसको, उस किताब को पढ़े हुए मुझे 3 से 4 साल शायद हो गए। जयशंकर प्रसाद की किताबें मुझे पसंद हैं। आचार्य हजारी प्रसाद द्विवेदी जी की किताबें मुझे पसंद हैं। मंटो ऐसे लेखक हैं जिनको मैं पसंद नहीं कहूंगी, जिनको मैं कहूंगी कि जिन्होंने मुझे लिखने के लिए प्रेरित किया। वो पहले ऐसे लेखक हैं, 2010 से पहले मैं साहित्य से नहीं जुड़ी थी, मैं साहित्य नहीं पढ़ती थी। 2010 के बाद जब मैं भोपाल आई, वहां की सेंट्रल लाइब्रेरी से जो मैंने पहली किताब पढ़ने के लिए ली थी, वो मंटो की 10 चुनिंदा कहानियां थी। तो वो समय था जब मैं साहित्य की ओर मेरा झुकाव हुआ, मैंने पढ़ना शुरू किया। तो मंटो मेरे लिए वो लेखक हैं जिन्होंने मुझे साहित्य से जोड़ा। इसके अलावा शिवानी की किताबें मुझे काफी पसंद हैं, और ये सभी वो लेखक हैं जिनको मैंने पढ़ा। नए लेखकों में भी जिनकी किताबें मैं पढ़ लेती हूँ, जो मुझे पसंद आती हैं, वो अच्छे लगते हैं। आपका दूसरा सवाल, काल्पनिकता और यथार्थ का कितना कितना प्रतिशत है। तो जैसे कि मैंने चर्चा में पहले कहा, मेरी कहानियों में या मेरे लेखन में सबसे पहले किरदार तैयार होते हैं। तो वो किरदार जो हैं, वो किरदार या तो किसी बिल्कुल यथार्थ में किसी बिल्कुल सजीव व्यक्ति से प्रेरित होते हैं, या फिर उस किसी एक घटना से प्रेरित होते हैं कि मैंने कहीं चलते हुए कोई घटना देख ली और मुझे लगा कि ये दिखने में वैसा लगता है जो मेरी कहानी में फिट हो सकता है। तो मैं उस व्यक्ति को वहां से उठा के अपना किरदार तैयार कर लेती हूँ और उसके बाद कहानी बुनना शुरू करती हूँ। नीरू जो कहानी जिसकी तिथि जी ने बात की, उस कहानी में जो घर है तिथि जी, वो घर जसपुर का एक घर है, और उस किरदार का उस घर से कोई लेना देना नहीं है। वो किरदार तो शायद कभी उस घर में गया भी नहीं होगा। लेकिन मैं जब उस घर के आगे से गुजरती थी तो मुझे लगता था कि ये बहुत ही मैस्मराइजिंग सा है, इस घर पे एक कहानी लिखी जा सकती है। लेकिन कहानी क्या लिखें? इस घर के आगे एक चाट का ठेला खड़ा किया जा सकता है, लेकिन वो उस ठेले में कौन होगा? वो किरदार कैसे मैं अपने मुख्य किरदार से जोड़ूं? तो इस तरह धीरे धीरे चीजें तैयार होती हैं, और वो घर मुझे दिख गया, लेकिन उसके आगे जो ठेला खड़ा किया वो मेरी कल्पना है। वो जो किरदार तैयार किया वो मेरी कल्पना है, और उसका जो उस घर को मैंने अंदर से नहीं देखा, उस घर का बाहर का ढांचा मैंने देखा है, अंदर की जो चीजें मैंने बनाई वो मेरी कल्पना है। तो आप कह सकते हैं कि 40% जो होता है वो देखा हुआ होता है, 60% जो होता है वो कल्पना होती है। धन्यवाद। वीरेंद्र शर्मा जी। गुप्त जी, बहुत बहुत धन्यवाद। अंकिता जी, बहुत अच्छा लगा, आपको बहुत बहुत बधाई। और इतनी
छोटी उम्र में और इतनी अच्छी सोच लेकर जो आप लिखते हैं, अच्छी सोच लेकर जो आपके इर्द गिर्द वाक़यात हो रहे हैं, समटाइम्स लोगों को महसूस नहीं होता। जैसे आपने बोला कि एक लड़की जब वो प्रेगनेंसी के थ्रू जाती है, डिप्रेशन, स्ट्रेस, दूसरी जो मुश्किलें हैं, वो सबको मालूम है, लेकिन उस वक्त महसूस नहीं करते। मैं एक गांव में पैदा हुआ, गांव से मैं निकला हूं, एक फार्मर का ग्रैंडसन हूं। मैं अच्छी तरह आपकी बात समझ सकता हूं कि कोई भी फार्मर अपने बच्चों को फार्मिंग के लिए इनकरेज नहीं करता, वो अपने बच्चों को दूसरे प्रोफेशन में भेजता है। जैसे मेरे फादर फार्मिंग से प्रोफेशन में आगे बस कंडक्टर बन गए, वो प्रोफेशन चेंज हो गया फार्मिंग का। मैं सिर्फ आपको बधाई देने के लिए और जो भी आपने बहुत ही अच्छे शब्दों में, अच्छे लफ्जों में आपने जो बताया है आपकी लेखनी के बारे में, और जो आप लिए उसके लिए बहुत बहुत बधाई। कोई है, मैं चाहता था कि मैं प्रवेश जी का, दिव्या जी का हमेशा आभारी रहता हूं कि ये जो कोविड-19 है, इसने हमें, मेरे जैसे लोगों को भी, आप जैसे लोगों को सुनने का मौका दे। जी, आपका बहुत बहुत धन्यवाद सर, और आप जैसे लोगों का आशीर्वाद मिलता रहे तो बस हमारे लिए और क्या चाहिए। बहुत बहुत धन्यवाद वीरेंद्र जी। यदि कोई किसी के पास और कोई प्रश्न हो, क्योंकि हमारा कलम का जो सिस्टम है 1 घंटे पूरे हो रहे हैं, 3-4 मिनट हैं। निखिल जी, आप शायद प्रश्न पूछना चाहेंगे। कैथी, कैन यू प्लीज अनम्यूट निखिल कौशिक जी। सबसे पहले तो आपको हार्दिक बधाई इस सब उपलब्धि के लिए। आपने एक बात कही कि तो क्या हुआ, ये जो कॉन्सेप्ट है कि तो क्या हुआ, हमारे साथ भी तो ऐसा हुआ। तो ये जीवन में केवल गर्भवती महिलाओं के साथ या महिलाओं के साथ ही नहीं होता, ये तो जीवन के हर क्षेत्र में होता है। जी। आप एक एनआरआई बनते हैं, जो हमारे अनुभव हैं यहाँ पर आने के बाद, यहाँ बसने में, उसमें भी समस्याएं हैं। तो कहीं ना कहीं जो विरोधाभास है या प्रॉब्लम है वो ये है कि हम बायोलॉजी और सोशियोलॉजी को मिक्सअप करते हैं। एक महिला को जब गर्भवती वो है तो उसे जिन समस्याओं से जूझना पड़ेगा वो तो एक बायोलॉजिकल फैक्ट है। तो उसमें पुराने प्राचीन, जैसे जैसे विज्ञान आगे बढ़ता है हम उसको मेडिकलाइज या साइंटिफिक करने लगते हैं। तो जैसे प्रसव पीड़ा का जो अनुभव है वो तो सबको हुआ, माँ को हुआ, दादी को हुआ, और अब हमें हो रहा है। तो उस वक्त वो सिर्फ यही कह सकती है कि बेटा ठीक हो जाएगा, कोई हमें भी हुआ था। तो दैट इज ए रीअश्योरिंग थेरेपी। उसको आप एक्सप्लॉइटेशन के रूप से ही ना देखें। इसी प्रकार से फार्मर का बच्चा फार्मर इसलिए नहीं बनना चाह रहा कि उसको उसकी कठिनाइयां नजर आती हैं। ऐसे ही आज के युग में अगर आप डॉक्टर्स को देखें तो वो नहीं चाहते कि उनके बच्चे डॉक्टर बने। जरूरी है क्योंकि उसमें समस्याएं उनको नजर आती हैं। तो कहीं ना कहीं लेखन और समाज इन समस्याओं को, जो लॉजिकल समस्याएं हैं, उनको उजागर करके कहीं ना कहीं थोड़ी सी प्रॉब्लम भी क्रिएट कर रहा है कि यार ये तो ठीक नहीं है। तो मतलब आपकी मैं आपसे साथ कोई आई एम रियली ग्रेटफुल कि आप ये इशू रेज कर रही हैं, पर कहीं ना कहीं हमें इस बात को समझना चाहिए कि ऑल एक्सप्लॉयटेशंस आर नॉट नेसेसरीली एक्सप्लॉयटेशंस। और No मेरी बहुत sir, शुभकामनाएं। I haven't written anything which wasn't exploitation. I have only written the things which was exploitation. तो मुझे उसका डिफरेंस पता है। आप अगर किताब पढ़ेंगे तो मैंने ये नहीं लिखा कि कोई गर्भवती महिला अगर प्रसव पीड़ा से गुजर रही है और उसकी सास उसको समझा रही है कि कोई बात नहीं, ये हमारे साथ भी हुआ था, वो एक अलग चीज है। वो एक ऐसा चीज है जो अनुभव होता है, जो अनुभव बांटा जाता है। मैं अनुभव का और एक्सप्लॉयटेशन का अंतर जानती हूँ। तो मैंने जो किताब में लिखा है वो इनका अंतर ही लिखा है कि आप
मैं आपको बता दूं यहाँ पे कि आप जो बात कह रहे हैं, मेरे साथ मेरी प्रेगनेंसी के दौरान मुझे बहुत उल्टियां होती थी। तो मेरी सास ने बड़ी खूबसूरती से मुझे ये बात बोली थी कि बेटा जहां भी उल्टी आए वहां कर लेना, हम साफ कर देंगे। तो ये इसको मैं ये नहीं कहूंगी कि एक्सप्लॉइटेशन था, ये सपोर्ट होता है। तो सपोर्ट को और एक्सप्लॉइटेशन का अंतर मैं जानती हूँ। उनका ये कहना कि तो क्या हुआ, उल्टी भी तो होती है, किसी सास का अपनी बहू से कहना ठीक है इग्नोर करो, कोई बात नहीं, काम कर दो, उल्टी तो हमारे साथ भी होती थी। और एक सास का ये कहना कि बेटा जब उल्टी आए कहीं भी कर देना, हम साफ कर देंगे। ये अंतर मैंने लिखा है कि अगर उसको उल्टी आ रही है, वो तकलीफ में है, तो उसे 1 घंटे का आराम चाहिए। और अगर उसको उल्टी आ रही है, उसको कहीं भी कर देने देना और आपका साफ कर देना, ये अनुभव से सपोर्ट होता है। तो ये डिफरेंस मैंने समझाने के लिए लिखा है कि लोगों को ये समझ में आए कि हमें कहाँ सपोर्ट करना है और कहाँ अनुभव बांटने हैं। हमारे पास 2 लोगों जी के जी और जी प्रश्न है। आवाज हाँ, निखिल, हाँ ना, क्योंकि समय हो गया है। सॉरी अंजू खरबंदा जी ने रेज हैंड किया है। अंजू, कैथी कैन यू अनम्यूट अंजू खरबंदा जी प्लीज? नमस्कार, मैं दिल्ली से अंजू खरबंदा। जी जी अंकिता जी, बहुत अच्छा लग रहा है आपको सुनना और मुझे इतना गर्व हो रहा है, आपने इतनी छोटी उम्र में इतना एक्सपीरियंस गेन किया और इतनी सहजता से आप हम सब चीजें समझा रही। आप म्यूट हो गई अंजू जी। हाँ हाँ जी, हाँ जी, हाँ जी, मैं यहीं पर ही हूँ। आवाज आ रही है? जी हाँ जी, आ रही है, जी बोलिए। जी। और मुझे सबसे अच्छा लगा जो आपने अपना करेक्टर के बारे में बताया कि आप कितनी गहराई में जाकर उस पर रिसर्च करती हैं। और आपसे कोई क्वेश्चन तो नहीं है, एक रिक्वेस्ट है कि आप बच्चों पर भी लिखें। मैं जी 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 जितनी गहराई से आप चीजों में जाती हैं, बच्चों पे जरूर लिखें। मैंने देखा जी है कि कैरियर का जब टाइम आता है तो बहुत सारे पेरेंट्स का रहता है प्रेशर बच्चों पे, जबकि अब बहुत सारी चीजें बदल गई हैं, लेकिन फिर भी मिडिल क्लास फैमिली में अभी भी ये सब ट्रेंड चल रहा है कि हम चाहते हैं कि बच्चे हमारे अकॉर्डिंग ही चले। तो आप इस पे जरूर लिखें, ये मेरी छोटी सी विनती है आपसे। जी, बिल्कुल मैं कोशिश करूंगी। बहुत धन्यवाद। शुक्रिया। अब हम एक अंतिम प्रश्न ले सकते हैं। गीता शर्मा जी ने शायद रेज हैंड का आइकन दबाया था। गीता जी, यदि आपने प्रश्न पूछने के लिए दबाया तो कैथी कैन यू अनम्यूट गीता शर्मा जी प्लीज, इफ शी वांट्स टू आस्क, बिकॉज़ आई सॉ हर हैंड। हेलो जी गीता जी, आवाज आ रही है आपकी। जी, मैंने सिर्फ ये कहना था कि मैं उसकी अंकिता की एफबी पोस्ट देखती हूँ, उसकी वैदिक वाटिका का काम और उनके बेटे अद्वैत के वीडियोस देखती हूँ, जो मुझे बहुत पसंद है। एंड वहाँ जो प्रोडक्ट्स है उनकी जानकारी जो है वो मुझे बहुत ज्यादा इंस्पायर करती है कि हम लोग कुछ उस तरीके से काम कर सकें। सो थैंक यू वेरी मच अंकिता। मेरा कोई क्वेश्चन नहीं था, जस्ट इसी के लिए मैंने चलिए, धन्यवाद थैंक यू गीता सो जी। मच। थैंक यू वेरी मच। हमारा समय पूरा हो गया है। मैं तिथि दानी जी का बहुत बहुत आभारी हूँ कि आपने इतना सुंदर साक्षात्कार किया। और अंकिता जी, निश्चित रूप से आपसे आज यहाँ जूम के जरिए मिलना एक बहुत सुखद अनुभव रहा है। और नॉर्मली जब हमारे कलम के मेहमान यहाँ इंग्लैंड आते हैं लंदन, तो क्विलिन ताज होटल के क्विलिन रेस्टोरेंट में हम लोग उनसे मिलते हैं, लेकिन इस वर्ष हम लोग नहीं कर पाए। लेकिन भविष्य में हमारी इच्छा रहेगी कि आप यहाँ इंग्लैंड आए, हम सब लोगों से पर्सनली मिले और बड़ा अच्छा लगेगा। और जी संभवतः बिल्कुल। तब तक आपके और पुस्तकें और लेखन आ जाएंगी। तो इन सब शुभकामनाओं के साथ मैं पुनः वाणी प्रकाशन का बहुत बहुत आभारी हूँ कि उन्होंने आपको हमसे मिलवाया, और प्रभा खैतान फाउंडेशन का, जिन्होंने ये अवसर दिया कि हम अंकिता जैन जैसी यशस्वी लेखिका के साथ आज यहाँ पर बातचीत कर सके और मिले। आप सब लोगों का बहुत बहुत आभार। थैंक यू वेरी मच। आप सभी का भी बहुत बहुत धन्यवाद, इस प्यार के लिए, आशीर्वाद के लिए, शुभकामनाओं के लिए। बहुत बहुत धन्यवाद। धन्यवाद। थैंक यू कैथी। नमस्कार सभी को, बहुत बहुत आभार मेरा भी। And Merry Christmas and Happy New Year to everybody. Wish you the same. Wish you the same. Thank you everyone. Thank you. थैंक यू।